हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर आपके बीच फिजिक्स का अगला टॉपिक लेकर आया हूं ताकि आपके पढ़ाई में किसी तरह का कोई रुकावट ना हो। तो बिना टाइम गंवाए मैं चाहूँगा कि आज के टॉपिक पे हम शुरू करें। हमने आज क्या पढ़ाया आपको या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। कल हम लोग पढ़े दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति। आप सभी मैंने घर पे जाकर उसको देखे होंगे कि किस दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा उसका गुण क्या होगा। आज हम लोग दर्पण के गुण पढ़ेंगे कि किस दर्पण के क्या गुण होते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारा है अवतल दर्पण का उपयोग। कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस चीज में करते हैं। तो पहला हमारा है दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में। ऐसे सिंपल अगर हम लोग घर पे शेविंग करते हैं या किसी सैलून में जाते हैं तो वहाँ पे तो समतल दर्पण होता है, लेकिन अगर हम कोई बड़े सैलून में जाएं जिसे ब्यूटी पार्लर कहते हैं तो वहाँ पे मेन ब्यूटी पार्लर, तो वहाँ पे दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कल आप पढ़े थे छठा स्थिति की अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को फोकस से कम दूरी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपेक्षा काफी बड़ा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो उस दर्पण में जब हम फोकस से कम दूरी पर रहते हैं तो हमारी छोटी छोटी डाढ़ियां भी अच्छे से दिखती है और कोई भी बाल नहीं छूटते तथा अच्छी शेविंग होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे हम आते हैं। हमारा दूसरा है टॉर्च। वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपने टॉर्च देखा होगा, बल्ब के आसपास जो कवर होते हैं, जो एक शीशा होता है उसके पीछे वाला वो अवतल दर्पण का बना होता है। और क्या, हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट। आप गाड़ी देखे होंगे जो हेडलाइट होता है जिससे दूर तक रोशनी भेजी जाती है, पैरेलल निकले इसके लिए। इस बार के मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे अवतल दर्पण। तो टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट। जैसे आपने कभी पुलिस वालों को या कभी कभी नेवी मैन जो समुद्र के तरे चलते हैं उनको देखा होगा, उनके पास जो टॉर्च होता है या सर्च लाइट होता है उसमें जो दर्पण होगा वो अवतल होगा। तीसरा हमारा है रोगियों के कान, नाक, गला आदि के जांच में। जैसे अगर कोई रोगी है, उसके नाक में, कान में, गला में कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जब हम फोकस से कम दूरी पर वस्तु रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनता है। तो गले में अगर कोई चीज फंसी है, कान में कोई प्रॉब्लम है या नाक में कोई प्रॉब्लम है तो हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारा है सौर भट्टी एवं सौर कुकर में। वह भट्टी जहाँ सौर यानी कि सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा पैदा किया जाता है, या सौर कुकर बहुत के घरों में होती है कि सूर्य की रोशनी से खाना बनता है, तो उस समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये अगले क्लास में आपको मैं बताऊंगा क्यों किया जाता है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण का उपयोग था। अगला हमारा है उत्तल दर्पण का उपयोग। कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे अहम है वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर का मतलब पश्चिम दृश्य, यानी पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है उत्तल दर्पण का उपयोग कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का और हेडलाइट में अवतल दर्पण का। यानी कि गाड़ियों में जो शीशा, जो मिरर पीछे देखने के लिए लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। दूसरा है स्ट्रीट लाइट में। जैसे शहरों में होती है रोशनी चारों तरफ फैलाने के लिए, तो वो सब में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। आगे हमारा है चिन्ह परिपाटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन कन्वेंशन, जो आपको न्यूमेरिकल हल करने में हेल्पफुल होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। परिभाषा है, क्या कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण में, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो,
रखे वस्तु का प्रतिबिंब, जब हम वस्तु को भिन्न भिन्न दूरी पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। जैसा कि कल हम लोग देख रहे थे कि कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा था, कभी दर्पण के पीछे बन रहा था। इन दोनों स्थितियों में, यानी कि कभी आगे बना कभी पीछे बना, इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कि आखिर क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करने के लिए परिपाटी का उपयोग किया जाता है। कोई एक परिपाटी का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। फिर से कि कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण में जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे भी बन जाता है, कभी दर्पण के पीछे बन जाता है। तो इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग करते हैं, कोई साइन कन्वेंशन का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए जैसा कि हमने यहाँ एक फिगर बनाया है, जैसा आप मैथ में पढ़े होंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष, और एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट जिसे कहते हैं, और हर एक दूरियां इसी बिंदु से मापी जाती हैं। आप सभी जानते होंगे कि इस मूल बिंदु के दाईं तरफ जितनी भी दूरियां होंगी सभी धनात्मक होंगी, और इस मूल बिंदु के बाईं तरफ की जो भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। जैसा कि मैंने साइन भी उसका दे दिया है चिन्ह, इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव, इधर की निगेटिव, और इस बिंदु के ऊपर की जितनी भी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी, और इसके नीचे की सभी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। हमने दर्पण बनाया अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण, यानी कि अगर कोई भी चीज इस बिंदु से इस तरफ होगा तो ऋणात्मक ली जाएंगी, इधर होगा तो धनात्मक ली जाएंगी, अगर ऊपर होगा तो धनात्मक, नीचे होगा तो ऋणात्मक। और आप ये भी याद रख लीजिए कि दर्पण में भी हर एक बिंदु, हर एक दूरियां इसी बिंदु से मापी जाती है, और दर्पण के इस बिंदु को हम लोग पीछे पहले से हम लोग ध्रुव कह रहे थे, जिसे हम P से सूचित करते हैं, यानी कि P और O में कोई खास फर्क नहीं है। यानी कि सवाल आता है कि दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है, कहाँ से शुरुआत की जाती है, तो मूल बिंदु से यानी ध्रुव से मापी जाती है। तो यही आप समझ लिए कि अगर इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव, ऊपर होगा पॉजिटिव और इधर होगा जो डाउन में नीचे होगा वो निगेटिव। अब यहाँ हम कुछ चीजें लिखे हैं हमारे साथ, आप भी इसको देखेंगे, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है, आप भरेंगे। देखिए कहता है फोकस दूरी अवतल में किधर हो रहा था, आपको याद होगा कि फोकस दूरी हमेशा ध्रुव से इस साइड हो रही थी, और इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं ऋणात्मक होती है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होंगी। यानी कि अगर अवतल दर्पण का फोकस हमें ज्ञात करना है तो वो जो भी होगा, जितना भी होगा, वो हमेशा ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या, तो आपको याद होगा कि फोकस दूरी का दुगना होता है और इसी साइड होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या भी हमेशा ऋणात्मक होगा। किसमें, अवतल दर्पण में। वस्तु दूरी, अब याद कीजिए अवतल दर्पण में हमने 6 स्थितियां पढ़ाया आपको, और हर बार वस्तु को ध्रुव से बायां साइड ही लिया था, यानी कि हमेशा वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा, वस्तु दूरी ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब दूरी, आप इसको याद रखेंगे। प्रतिबिंब दूरी क्या है, यानी कि जहां प्रतिबिंब बनता है ध्रुव से, तो प्रतिबिंब देखे होंगे अवतल दर्पण में कि 5 स्थितियों में प्रतिबिंब इस साइड बना है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा। और साथ में छठा स्थिति ऐसा आया था कि प्रतिबिंब जो था से दर्पण के दूसरी तरफ बन गया था, यानी कि उस तरफ की दूरियां क्या होती है, तो धनात्मक होती है। यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि प्रतिबिंब कभी दर्पण के बाएं तरफ भी बना था, दाएं तरफ भी बना था, इसलिए इसका जो चिन्ह परिपाटी होगा वो ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा। वस्तु की ऊंचाई, हम हर बार वस्तु कहाँ रख रहे थे, इस तरह से रख रहे थे, यानी कि इसके ऊपर रख रहे थे, तो ऊपर की दूरी क्या होती है,
धनात्मक होती है, यानी कि धनात्मक होंगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आप देखे होंगे कि 5 स्थिति में इस तरह से बना था नीचे की ओर, यानी कि क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और एक स्थिति ऐसा आया था जिसमें काल्पनिक बना था और सीधा बना था, तो क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। चलिए अब यही चीज हम देखते हैं उत्तल दर्पण में। फोकस दूरी, तो याद कीजिए फोकस दूरी, इधर इसका फोकस इस साइड हो रहा था ना, आप याद कीजिएगा जब हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इसका जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है और दूसरी तरफ होता है, यानी कि ध्रुव के उस साइड होता है, यानी कि और इस साइड की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी कि उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा धनात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि फोकस और वक्रता केंद्र एक ही तरफ होती हैं, तो अगर फोकस दूरी धनात्मक तो वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक। वस्तु दूरी, याद कीजिए उत्तल दर्पण में भी हम वस्तु को हमेशा बाईं तरफ ही ले रहे थे, यानी कि वस्तु दूरी भी इसमें भी ऋणात्मक होगा। कोई दर्पण रहे वस्तु दूरी ऋणात्मक ही होता है। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब किधर बन रहा था उत्तल दर्पण में? हमेशा बाईं तरफ ध्रुव से दाईं तरफ ध्रुव से उस साइड, यानी कि प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होगा। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु तो हमेशा ऊपर की ओर होता है तो धनात्मक ही होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और ऊपर की ओर बनता है, यानी कि धनात्मक होगा। कुछ चीजें हैं जो सेम होती है, क्या? वस्तु दूरी कोई दर्पण हमेशा ऋणात्मक होगा, वस्तु की ऊंचाई कोई दर्पण हो हमेशा धनात्मक होगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अवतल दर्पण का फोकस और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा। अब इस चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते वक्त हमारा इस चिन्ह परिपाटी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। धन्यवाद। आज का हमारा क्लास यहीं तक है। अगले वीडियो में हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।